नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 23 जून 2022 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। 3 इश्यूज डिस्कस करेंगे आज हम। सबसे पहले सिंगल लो टैक्स रेजिम से संबंधित, दूसरा आर्टिकल रोल ऑफ कास्ट इन इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। देखो, पिछले कुछ समय में कुछ प्रोटेस्ट जो देखने को मिले हैं ना, जैसे अग्निपथ स्कीम के अगेंस्ट रिजर्वेशन के लिए प्रोटेस्ट है या फिर फार्म प्रोटेस्ट है। तो क्यों ज़्यादा ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कैसे कुछ कम्युनिटी के जो लोग हैं वो मॉडर्न सेक्टर में एंटरप्रेन्योरशिप नहीं इस्टेब्लिश कर पा रहे हैं, कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, कैसे कुछ कास्ट के जो लोग हैं वो इंडिया की बढ़ती इकोनॉमिक ग्रोथ रेट का फ्रूट्स नहीं हासिल कर पाए हैं। मतलब जो बोलते हैं ग्रोथ जो है वो जॉबलेस ग्रोथ है, ऐसा क्यों, वो सब डिस्कस करेंगे इस दूसरे आर्टिकल में। और तीसरा आर्टिकल इंडिया के हेल्थ इंटरेस्ट से संबंधित है। राइटर कहना चाहते हैं पहले दूसरे देशों के लोगों का इलाज करें, खुद के देश के लोगों पर ध्यान देना चाहिए सरकार को। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल जीएसटी से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, आज के समय में जीएसटी में विभिन्न टैक्स स्लैब्स इस प्रकार से हैं। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिन पर 0% जीएसटी लगता है, ज़्यादातर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिन पे 5% जीएसटी लगता है, जैसे इंसुलिन है, एडिबल ऑयल है, फुटवियर है, अप टू 1000 रुपीज़। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिन पे 12% जीएसटी लगता है, जैसे बटर, पास्ता, डायबिटिक फूड, मोबाइल फ़ोन्स, बाइसाइकिल्स। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे जिन पर 18% जीएसटी लगता है, जैसे मार्बल्स, पेंट्स, प्लाईवुड। और कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे भी हैं जिन पर 28% जीएसटी लगता है, जैसे ऑटो पार्ट्स, एसी, टोबैको, सीमेंट, ये सब प्रोडक्ट्स। मतलब सिंपल है, हमारे देश में ना जीएसटी का कोई एक टैक्स रेट नहीं है। जबकि सरकार जब जीएसटी लेके आई थी ना, तो काफ़ी बड़े दावे किए गए थे कि 1 नेशन 1 टैक्स, पूरे देश में सिर्फ एक टैक्स लगेगा। लेट फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने अनाउंस किया था दिसंबर 2018 में कि ये 28% जीएसटी की जो स्लैब है ये डाइंग स्लैब है, इसे हम खत्म कर देंगे और पूरे देश में सिर्फ 2 ही जीएसटी की टैक्स स्लैब्स होंगी, एक 5% की और एक दूसरी टैक्स स्लैब होगी 12 से लेके 18% के बीच में, समथिंग लाइक 15%। लेकिन देखो, इसके बाद 1 साल के अंदर अंदर दुर्भाग्यवश उनकी डेथ हो गई। तो उस बात को ना अब 4 साल पूरे होने वाले हैं, लेकिन जीएसटी के अंदर जो टैक्स स्लैब्स है ना अभी भी बहुत सारे हैं। टैक्स स्ट्रक्चर जीएसटी का काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। इसके बाद राइटर बोलते हैं, देखो बिजनेस में ना हमें किस अप्रोच को फॉलो करने की आवश्यकता होती है। किस मतलब कीप इट सिंपल स्टूपिड। मतलब जो भी प्रोडक्ट आप लेके आओ, जो भी मैकेनिज्म आप लेके आओ ना, उसको सिंपल रखो। कैली जॉनसन, उन्होंने ये बात बोली थी। वो लॉकहीड, जो यूएस की एक कंपनी है ना फेमस एयरक्राफ्ट की, वो लॉकहीड के एयरक्राफ्ट इंजीनियर थे। इन्होंने बोला था कि एयरक्राफ्ट के डिजाइन को ना इतना सिंपल रखो कि कॉम्बैट फील्ड में इवन स्टूपिड से स्टूपिड इंजीनियर भी ना उसे रिपेयर कर सके। कोई भी पर्सन चाहे कितना भी स्टूपिड हो, वो भी आसानी से एयरक्राफ्ट को रिपेयर कर सके। इतना सिंपल डिजाइन आप रखो एयरक्राफ्ट का। बट देखो, सिंपलिसिटी को अचीव करना आसान नहीं होता। आपने देखा होगा बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल जिनको ज्ञान हासिल हो जाता है, वो सिंपल कपड़े पहनते हैं, उनका रहन सहन बिल्कुल सिंपल रहता है। एक स्टोरी भी है, मैं आपको किसी दिन शेयर करूंगा सिंपलिसिटी से संबंधित। लेकिन फिलहाल मुद्दे की बात, जीएसटी देखो सिंपल नहीं है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। अभी जीएसटी इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया है कि जीएसटी के प्रोविजंस अलग अलग ढंग से इंटरप्रेट किए जा सकते हैं। इस वजह से बिजनेसमैन का काफ़ी हरासमेंट होता है, लिटिगेशंस भी काफ़ी आती हैं। अब आप सोच के देखिए, अमेजोन की वेबसाइट आप खोलोगे ना, आपको ना हजारों प्रोडक्ट्स मिलेंगे। अब ब्यूरोक्रेसी क्या, उन हजारों प्रोडक्ट्स को, हजारों नहीं करोड़ों मिलेंगे। राइटर तो ये बोलते हैं करोड़ों प्रोडक्ट्स मिलेंगे और न जाने कितने प्रोडक्ट्स डेली बेसिस पे ऐड भी होते हैं। अब ब्यूरोक्रेसी हमारे देश की कैसे इतने सारे प्रोडक्ट्स को इन टैक्स स्लैब्स में बांटेगी। $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हमारी होने वाली है, लेकिन देश की इकोनॉमी का फोकस देखो किस चीज पे है। डेली जो नए नए प्रोडक्ट्स ऐड होते हैं उनको विभिन्न टैक्स स्लैब्स में डिवाइड करना, और फिर उससे भी ज़्यादा यूपीएससी का काम है इस पे क्वेश्चन पूछना। 2 साल पहले यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछ लिया था टैक्स रेट से संबंधित, सोच के देखिए। बट देखो,
राइटर सजेशन देते हैं टैक्स रेट अगर इस प्रकार से होता है, दो ही टैक्स रेट हो, एक 0% मतलब वो प्रोडक्ट्स जिन पे जीएसटी नहीं लगेगा, और बाकी सिर्फ वो प्रोडक्ट्स जिन पे 10 से लेकर 12% के बीच में इतना कुछ टैक्स लगेगा, तो कितना फायदा हो। बट सरकार समझती नहीं है। एक सिंपल एग्जांपल से राइटर समझाने की कोशिश करते हैं। 5 स्टार होटल में आप रूम लोगे ना, तो ना फॉर एग्जांपल 5,000 रुपये किराया है रूम का एक दिन का, उस पर 28% जीएसटी लगता है लग्जरी टैक्स के नाम पे। राइटर बोलते हैं आप ये नहीं सोचते कि 5 स्टार होटल न जाने कितने लोगों को रोजगार प्रोवाइड करता है। वेटर्स हैं, हाउसकीपिंग स्टाफ है, फ्रंट डेस्क स्टाफ है, सिक्योरिटी, कुक, फाइनेंशियल एंड क्लरिकल स्टाफ। इसके अलावा होटल में अनेकों तरह की सर्विसेज होती हैं, स्पा, गिफ्ट शॉप, स्विमिंग पूल, उनमें भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट तो बहुत सारा जनरेट होता है, जैसे एयर कंडीशनर्स लगते हैं होटल्स में, खाने पीने का सामान, फर्नीचर है, समझ रहे हो, बहुत सारी चीज़ें कंज्यूम होती हैं, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। बट सरकार की सोच ये है कि वहाँ पे तो सिर्फ अमीर लोग जाते हैं, उनसे ऐंठ लो पैसा 28% टैक्स लगा के। देखो सरकार की कोशिश ना ये होनी चाहिए कि इवन मिडिल क्लास के लोग और जो गरीब लोग हैं ना, वो भी अच्छे से अच्छे होटल को एक्सेस कर सकें। जब 28% टैक्स जीएसटी सरकार लगा देती है ना 5 स्टार होटल के रूम पर, तो मतलब मिडिल क्लास के लोग तो पूरी तरह से, गरीब लोग तो देखो छोड़ ही दीजिए, इवन मिडिल क्लास के लोग भी पूरी तरह से वंचित हो जाते हैं उस होटल रूम को एक्सेस करने में। तो आपने इकोनॉमी ऑफ द स्केल पे नहीं खेला। जीएसटी अगर आप कम लगाते तो हो सकता है कि मिडिल क्लास के लोग भी उसे एक्सेस कर पाते, लेकिन आपने जीएसटी इतना ज्यादा लगा लिया कि बहुत जो अमीर लोग हैं ना, वही अब उस होटल रूम को एक्सेस कर पाएंगे। इवन और भी एग्जांपल देते हैं राइटर, एक एसी रूम का, वो एसी का एग्जांपल है। एसी यानी एयर कंडीशनर पर कितना जीएसटी लगता है? 28%। अब राइटर बोलते हैं इतना इतना जीएसटी सरकार ने एयर कंडीशन के ऊपर लगा दिया। सरकार ने सोचा कि अमीर लोग एसी परचेज करते हैं तो वो जीएसटी आसानी से भर देंगे, लेकिन देखो सरकार ये क्यों नहीं सोचती कि जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनके लिए कितना मुश्किल होता है एसी पर 28% जीएसटी भरना। न जाने कितने लोग ऐसे होते हैं जो इतना ज़्यादा जीएसटी लगने के कारण एसी परचेज नहीं कर पाते। अगर वो परचेज करते तो कुछ ना कुछ तो जीएसटी देते ना। मान लीजिए सरकार ने 10% जीएसटी रखा होता एसी पे, तो ज़्यादा लोग परचेज करते, रेवेन्यू हो सकता है सरकार को उतना ही मिल जाता। बट इससे एम्प्लॉयमेंट कितना जनरेट होता वो सोच के देखिए। बट सरकार इन सब बातों के बारे में सोचती नहीं है राइटर के अनुसार। इसके बाद राइटर एक और केस स्टडी देते हैं, जीएसटी स्ट्रक्चर अभी कितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। एक बेकरी है, बेकरी में देखो बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं। अब उस बेकरी में ना ब्रेड पे कितना जीएसटी लगता है? 0। बट वेजिटेबल जो सैंडविच है ना, वो आता है 5% टैक्स स्लैब में। बट इससे नुकसान किसको हुआ? उस पर्सन को जो सब्जी उगाता है। इसके अलावा बन पे जीएसटी कितना है? 0। लेकिन अगर कुछ उसमें कुछ क्रीम वगैरह लगा दी जाए तो फिर वो आ जाता है 5% टैक्स स्लैब की कैटेगरी में। समझ रहे हो? नमकीन पे कितना है जीएसटी? 12%। केक और चॉकलेट पे कितना है? 18%। सोच के देखिए, मतलब थोड़ी सी भी वैल्यू प्रोसेसिंग हो जाती है, अगर बन पे अगर थोड़ा सा क्रीम भी लगा दिया तो उस पर जीएसटी इंक्रीज हो जाता है। कुछ समय पहले ना एक विवाद भी हो गया था। विवाद ये था, आईडी फ्रेश फूड, ये क्या करते हैं, ये देखो रेडी टू ईट फूड बेचते हैं, जैसे चपाती, रोटी, पराठा, बना बनाया इडली, डोसा, ये सब कुछ। बट देखो हुआ क्या, लोकल जो जीएसटी अथॉरिटी है ना, अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग्स, कर्नाटक ब्रांच, इन्होंने ना एक रूलिंग दी, रोटी और परोठा यानी पराठा के बीच में फर्क कर दिया। इन्होंने कहा कि पराठा बनाने के लिए थोड़ा ज़्यादा प्रोसेसिंग करनी पड़ती है, ज़्यादा हीट की आवश्यकता होती है। तो हुआ क्या, रूलिंग इन्होंने ये दी कि पराठे को चूंकि ज़्यादा हीट की आवश्यकता होती है, इस पर ज़्यादा जीएसटी लगेगा, यानी 18%। ये 5% जीएसटी की कैटेगरी में नहीं आएगा। प्लेन चपाती, रोटी, ये सब 5% जीएसटी की कैटेगरी में आएंगे। इतना मजाक उड़ा सरकार का। उस समय सरकार ने क्लैरिफिकेशन भी दिया था, हालांकि कि गलत ढंग से इंटरप्रेट किया गया है। बट राइटर ना ओवरऑल पिक्चर प्रेजेंट करते हैं कि ब्यूरोक्रेसी का काम यार ये है क्या, रोटी पे कितना जीएसटी लगेगा, पराठे पे कितना जीएसटी लगेगा। आप एक जीएसटी रेट क्यों नहीं कर देते पूरी चीज़ों को सिंप्लीफाई करने के लिए?
इसके बाद कुछ ऐसे भी आइटम्स हैं जो जीएसटी के अंदर आते ही नहीं है, पेट्रोल, डीजल, एविएशन, टरबाइन फ्यूल। इन पर सरकार जितना रेट होता है ना, मान लीजिए 100 रुपये रेट है, उस पर 50% से ज़्यादा तो टैक्स लगा देती है। 100 रुपये की चीज़ है तो 150 से ज़्यादा की हो जाती है टैक्स की वजह से। तो ये भी जीएसटी के अंडर आने चाहिए ना, लेकिन सरकार को लगता है कि ये जीएसटी के अंडर आएंगे तो हमें रेवेन्यू लॉस हो जाएगा, हम इतना टैक्स नहीं लगा सकेंगे। जीएसटी के कारण स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच डिस्ट्रस्ट काफ़ी ज़्यादा है। स्टेट गवर्नमेंट्स को यूँ लगता है कि जीएसटी की वजह से हमारी जो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है छिन गई। पहले हम अलग अलग तरह का टैक्स लगा सकते थे, लेकिन अब टैक्स नहीं लगा पाते। राइटर कहते हैं अगर देखो आप टैक्स स्लैब्स को सिंप्लीफाई करोगे ना तो कंप्लायंस इंक्रीज होगा, ज़्यादा लोग टैक्स नेट में आएंगे। मतलब जैसे एग्जांपल दिया था, ज़्यादा लोग एसी परचेज करेंगे, वो भी टैक्स देंगे। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंप्रूव होगा हमारे देश में, इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा, इकोनॉमी एक्टिविटीज़ ज़्यादा होंगी तो इकोनॉमी का बूस्ट होगा, जॉब्स क्रिएट होंगी, टैक्स कलेक्शन भी इंक्रीज होगा क्योंकि इकोनॉमी ऑफ द स्केल पे खेलेगी ना सरकार फिर। तो ये सारे फायदे होंगे अगर जीएसटी को सिंप्लीफाई किया जाता है। चलते हैं आगे। अगला जो आर्टिकल है वो देखो रोल ऑफ कास्ट इन इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। पूरे वर्ल्ड में लैंड इनइक्वालिटीज के मामले में देखो इंडिया टॉप पर आता है। मतलब इंडिया में लैंड इनइक्वालिटीज बहुत ज्यादा हैं, ब्रिटिश काल से चली आ रही हैं। ब्रिटिशर्स ने क्या किया, कुछ ही कास्ट को लैंड ओनरशिप दी और बाकी कास्ट सो कॉल्ड दलित जो थे उनको मजबूर किया गया कि वो जिन कास्ट के लोगों को लैंड दिया गया है उस लैंड पर काम करें। समझ रहे हो? उसके बाद देश आजाद हो गया। लेकिन ब्रिटिशर्स ने जो ये आर्टिफिशियल डिस्टिंक्शन किया था ना कि कुछ कास्ट के लोगों को लैंड मिलेगा और बाकी कुछ लोग उस लैंड पर काम करेंगे, लैंड रिफॉर्म्स आने के बावजूद ये स्ट्रक्चर चलता रहा। बाद में ग्रीन रेवोल्यूशन आ गया। अब देखो ग्रीन रेवोल्यूशन आया तो उन कास्ट के लोगों को फायदा हुआ जिसके पास लैंड था। जैसे एग्जांपल आपको देता हूं, हरियाणा में जाट, महाराष्ट्र में मराठा और पाटीदार गुजरात में, इनके पास लैंड था तो इनको फायदा हुआ। लेकिन देखो ग्रीन रेवोल्यूशन भी किस लिए आया था? टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन की वजह से आया था। धीरे धीरे लैंड की प्रोडक्टिविटी कम होना स्टार्ट हो गई। मतलब जो एक्स्ट्रा सरप्लस कमाया, पैसा कमाया, वो प्रभावित होने लगा धीरे धीरे क्योंकि लैंड की जो प्रोडक्टिविटी थी वो कम होने लगी। ग्रीन रेवोल्यूशन पीक पर आ गई थी जल्द ही, उसके बाद तो फिर पैदावार ज़्यादा नहीं बढ़ी। उसी बीच फिर आ गया एलपीजी रिफॉर्म्स। एलपीजी रिफॉर्म्स जब आए तो दूसरे देशों से फूड ग्रेन्स को इंपोर्ट करना और आसान हो गया। मतलब फूड के मामले में इंडिया टोटल सेल्फ सफिशिएंट हो गया। एग्रीकल्चर की जो पहले वैल्यू हुआ करती थी वो उतनी वैल्यू नहीं रही। ये एक बड़ा रीजन रहा। आपने नोटिस किया होगा 90s के बाद में जो फार्म लॉबीज है ना, उनकी इंपॉर्टेंस थोड़ी कम हो गई। आप इसे पॉलिटिक्स के टर्म्स में देख लीजिए। 90s से पहले ना फार्मर लीडर्स बहुत एक्टिव हुआ करते थे इंडियन पॉलिटिक्स में। उनके पास नंबर्स हुआ करते थे, उनके पास समर्थन काफ़ी हुआ करता था। लेकिन एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद जब एग्रीकल्चर की इंपॉर्टेंस इतनी नहीं रही, धीरे धीरे फार्मर लीडर्स की इंपॉर्टेंस भी कम होना स्टार्ट हो गई। देखो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के कंपैरिजन में इंडिया के साथ एक दिक्कत पता क्या हुई? साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में ना वहाँ की इकोनॉमी, जैसे सारी इकोनॉमी शुरू में एग्रीकल्चर डोमिनेटेड होती है तो वहाँ की इकोनॉमी भी धीरे धीरे मूव कर गई एग्रीकल्चर से मैन्युफैक्चरिंग में और फिर सर्विस में। हमारे देश की इकोनॉमी ना मैन्युफैक्चरिंग डोमिनेटेड कभी भी नहीं बन सकी। उसका एक बड़ा रीज़न पता क्या है? एक बड़ा रीज़न ये है कि हमारे देश में रूरल एरियाज में वो कास्ट जिनके पास पैसे हुआ करते थे पहले, वो ना अपने पास जो उनके पास सरप्लस थे ना, वो कभी अपने पास पैसों का इस्तेमाल नहीं कर सके मॉडर्न सेक्टर में नए बिजनेसेस इस्टेब्लिश करने के लिए। एग्रीकल्चर की इंपॉर्टेंस कम होना स्टार्ट हो गई, फायदे का सौदा नहीं रहा एग्रीकल्चर का। तो उस कास्ट के लोग जिनके पास लैंड था, जिसका एग्जाम्पल मैंने दिया जैसे पाटीदार गुजरात में, जाट हरियाणा में, मराठा महाराष्ट्र में, तो इनको ना कायदे से मॉडर्न सेक्टर में मूव कर जाना चाहिए था। अगर वो कर जाते तो रूरल एंटरप्रेन्योरशिप आती, जैसा कि चाइना में देखने को मिला। लेकिन वो नहीं मूव कर पाए, वो एग्रीकल्चर तक ही सीमित रह गए अगर कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ दें। उसका रीज़न पता क्या है? उसका रीज़न है एजुकेशन जो है हमारे देश में ब्रिटिश काल से ही
एलिट्स के प्रति ज़्यादा इंक्लाइंड है हायर कास्ट के लोगों के प्रति, ऐसा राइटर का मानना है। जैसे देखो ब्रिटिशर्स चाहते थे ना कि कुछ स्पेशल लोगों को एजुकेशन दी जाए ताकि वो हमारे हित में ही काम करें, तो वही स्ट्रक्चर चलता रहा आज़ादी के बाद भी। हायर एजुकेशन में आप देखोगे ना, वैसे संविधान बोलता है एजुकेशन सबके लिए है, बट आज भी आप देखोगे ना तो कुछ कास्ट का दबदबा देखने को मिलेगा आपको हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस में। ये एक दिक्कत रह गई। तो अगर वो कास्ट के लोग जिनके पास लैंड था, अगर देखो वो भी बढ़िया से अच्छे से क्वालिटी हायर एजुकेशन प्राप्त करते, तो वो आसानी से मॉडर्न सेक्टर में मूव कर जाते। उनके पास जो लैंड का एडवांटेज था उसका वो इस्तेमाल करते नॉन फार्म सेक्टर में आने के लिए, लेकिन वो नहीं आए। इसका एक रीजन ये है कि उन्होंने हायर एजुकेशन अच्छे से प्राप्त नहीं की, और जिनके पास लैंड नहीं था उनके लिए तो एंट्री बैरियर देखो और भी ज्यादा आ जाता है। ना सिर्फ कास्ट का एंट्री बैरियर है, बल्कि उनके पास तो पैसे भी नहीं थे। दलित, सो कॉल्ड दलित जिनकी हम बात कर रहे हैं, जो पहले लैंड पर काम किया करते थे, लैंडलेस वर्कर आप कह लीजिए, तो उनके पास तो पैसे भी नहीं थे, और कास्ट का बैरियर तो है ही राइटर के अनुसार। सबसे लास्ट में राइटर एक और रीजन भी बताते हैं। राइटर कहते हैं देखो कुछ कास्ट का ना नेटवर्क है, जैसे एग्जांपल के तौर पर बिजनेस क्लास में आप देखोगे पंजाबी कम्युनिटी के लोगों का या फिर बनिया कम्युनिटी के लोगों का नेटवर्क देखने को मिलता है। मतलब बहुत सारे बिजनेसेस पर आपको इनका ही कब्जा देखने को मिलेगा। इनका आपस में नेटवर्क है, आपस में एक दूसरे की हेल्प हो जाती है। लेकिन बाकी कास्ट के लोगों के लिए ना एंट्री बैरियर काफी ज्यादा है। देखो एक नया बिजनेस इस्टेब्लिश करना ना आसान नहीं होता। मान लीजिए आपको कोई कॉटन फैक्ट्री ओपन करनी है, नए सिरे से आप रिसर्च करना स्टार्ट करोगे कि कॉटन फैक्ट्री कैसे वर्क करती है, मशीन कहाँ से मिलेगी, कहाँ जगह कौन सी ठीक रहेगी, मतलब बिजनेस की नीटी ग्रिटीज। एक आम इंसान को ना अनेकों तरह की दिक्कत आएगी एक नए बिजनेस में एंटर करने के लिए। लेकिन अब जैसे बनिया है, बनिया कम्युनिटी के लोगों के पास ज़्यादातर कॉटन फैक्ट्रीज आपको मिलेंगी। अब किसी नए ऐसा पर्सन जो बनिया कम्युनिटी से है, उसका कोई ना कोई रिश्तेदार मिलेगा जिसके पास ये फैक्ट्री होगी कॉटन की, तो वो जाके नॉलेज ले लेगा, बिजनेस की नो हाउ ले लेगा कि कैसे ये पूरा सिस्टम काम करता है, कहाँ से मशीन लेनी होती है, सब कुछ। लेकिन बाकी कास्ट के लोगों के पास रिश्तेदार नहीं है ये सब बताने के लिए, तो एंट्री बैरियर हो गया ना। उनके लिए बिजनेस में घुसना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया। बेशक उनके पास पैसे हैं लैंड की वजह से, लेकिन फिर भी वो बिजनेस में नहीं घुस सकते क्योंकि उनको बताने के लिए कुछ नहीं है, उनका कोई नेटवर्क नहीं है। बिजनेस में घुसने के लिए उनके पास एंट्री बैरियर है। तो ये एग्जांपल है। देखो जिन भी कास्ट की बात हुई ना इस आर्टिकल में, आप इसको किसी भी पर्सपेक्टिव में मत लीजिएगा, नेगेटिव या फिर पॉजिटिव जो भी है, मतलब न्यूट्रल वे में सोचिएगा। मतलब मैं एग्जांपल कई बार ऐसा सोच के देता हूँ, एज्यूम कर लेता हूँ कि यू आर हाईली मेच्योर पीपल, बट अगर आप ऐसा कुछ नेगेटिव वे में लेने लगोगे तो फिर तो डर डर के एग्जांपल दूंगा फिर मैं। चलो ये अब मैं समराइज करता हूँ इस पूरे आर्टिकल को। 3 पॉइंट्स राइटर बोलते हैं। पहला पॉइंट, लैंड ओनरशिप में ना काफ़ी ज़्यादा इनइक्वालिटीज़ हैं हमारे देश में, जो ब्रिटिश काल से ही चली आ रही हैं, जिसकी वजह से कुछ कास्ट के लोगों का इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो उसका, जैसे सो कॉल्ड दलित्स, क्योंकि उनके पास लैंड नहीं है। नेक्स्ट, एलीट बायस इन हायर एजुकेशन एंड हिस्टोरिकल नेग्लेक्ट ऑफ मास एजुकेशन। हायर एजुकेशन में एलीट की तरफ ज़्यादा बायस्ड है सिस्टम, मास एजुकेशन पे सरकार ने ध्यान नहीं दिया। अगर मास एजुकेशन पे ध्यान दिया होता तो सभी कास्ट के लोग जो हैं वो हायर एजुकेशन में आ पाते और उनके लिए जॉब्स जनरेट होती, जैसे अभी सर्विस सेक्टर में जनरेट हो रही हैं। सर्विस सेक्टर में भी आप देखोगे कि जिस कास्ट के लोग ज़्यादा हायर एजुकेशन में आते हैं उन्हीं को तो फिर जॉब्स मिलेंगी ना। अगर कुछ कास्ट के लोगों ने हायर एजुकेशन प्राप्त की ही नहीं तो वो तो सर्विस सेक्टर में आ ही नहीं सकेंगे। नेक्स्ट, कास्ट बेस्ड एंट्री बैरियर एंड एक्सक्लूसिव नेटवर्क इन द मॉडर्न सेक्टर। वही एग्जांपल जो मैंने कहा कि कुछ कम्युनिटी के लोग ऐसे हैं जो बिजनेस में ज़्यादा डोमिनेट करते हैं, उनका नेटवर्क है बहुत तगड़ा, तो उनके लिए एंट्री बैरियर नहीं है क्योंकि उनका कोई रिश्तेदार होगा, कहीं ना कहीं कोई मिल जाएगा बिजनेस की गाइडेंस देने के लिए। लेकिन कुछ कम्युनिटीज़ बहुत ज़्यादा वीक हैं मॉडर्न सेक्टर में क्योंकि उनका नेटवर्क नहीं है बिजनेस में। 3 रीजन्स हैं। तो राइटर कुल मिला के बोलते हैं समराइज करते हुए कि कास्ट का भी रोल रहता है इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन में। कुछ कास्ट पिछड़ गई हैं, इसलिए वो प्रोटेस्ट कर रही हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए, जैसे जॉब्स के लिए रिजर्वेशन है, अग्निवीर का रिजर्वेशन है, फार्म्स का रिजर्वेशन है,
सेम कम्युनिटीज बार बार ये प्रोटेस्ट करती हैं, आपने नोटिस किया हो तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल मेडिकल प्रोफेशनल्स से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। हील द नेशन बिफोर हीलिंग द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, मतलब है आर्टिकल का कि पहले देखो अपने देश के लोगों का इलाज कर लो, इससे पहले कि दूसरे देशों के लोगों का इलाज करो। राइटर कहते हैं सरकार ने हाल ही में एक अनाउंसमेंट की कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन और हील बाय इंडिया इनिशिएटिव के तहत एक ना ऑनलाइन रिपोजिटरी डेवलप की जाएगी हमारे देश में सभी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की। ऑनलाइन रिपोजिटरी मतलब हमारे देश में जितने भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं ना, उनका डेटा एक जगह पे मिल जाएगा। देखो वैसे तो ये जरूरी भी है, जैसे अब महामारी आई थी कोविड-19 की, तो ये रिपोजिटरी अगर होती तो महामारी को हैंडल करने में बहुत ज़्यादा आसानी होती। लेकिन कुछ ऐसी बातें निकल के आ रही हैं। एक पर्पज़ इस प्रकार के रिपोजिटरी को, डायरेक्टरी को बनाने का ये है, जो एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स हैं जैसे फॉरेन एम्प्लॉयर हैं, उनकी हेल्प करना या फिर पेशेंट्स की हेल्प करना कि वो आवश्यकता पड़ने पर डॉक्टर्स को ढूंढ सकें। राइटर कहते हैं देखो वैसे भी एलपीजी रिफॉर्म्स आने के बाद ना, ग्लोबलाइजेशन के बाद हमारे देश से ना बहुत सारे डॉक्टर्स गए हैं दूसरे देशों में काम करने के लिए। जहां एक तरफ हमारे देश में डॉक्टर्स की संख्या बहुत कम है, दूसरी तरफ इंडिया के हॉस्पिटल्स में, इंडिया के मेडिकल कॉलेजेस में एजुकेशन हासिल करके डॉक्टर्स कई बार दूसरे देशों में चले जाते हैं काम करने के लिए। तो देश को इससे बहुत नुकसान होता है। कैसे? अब जैसे देखो एम्स का कोई डॉक्टर है, एम्स में एजुकेशन हाईली सब्सिडाइज्ड है, तो काफ़ी सालों तक एम्स में एजुकेशन हासिल करने के बाद इतने कम रेट पर बाद में वो डॉक्टर चला जाता है दूसरे देश में काम करने के लिए, तो देश को काफ़ी नुकसान होता है। उसी प्रकार से मेडिकल टूरिज्म की बात की जाती है। अक्सर हम एक आर्ग्यूमेंट डिस्कस करते हैं कि मेडिकल टूरिज्म से देश को फायदा होता है। बात तो सच भी है, क्योंकि दूसरे देश के लोग जब इंडिया में आएंगे, यहाँ पे पैसे खर्च करेंगे, बहुत इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ज़्यादा होंगी और रेवेन्यू भी सरकार के लिए जनरेट होगा। लेकिन देखो बात यह है ना, वही देश की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, देश के लोगों के लिए अभी व्यवस्था अच्छी नहीं है, बट हम प्रायोरिटी दे रहे हैं कि दूसरे देश के लोग यहाँ पे आएँ और वो अपना इलाज करवाएं। समझ गए अब टाइटल क्यों है, कि पहले अपने लोग, अपने देश के लोगों का तो इलाज कर लो, इससे पहले कि दूसरे देश के लोगों का इलाज करो। इसके बाद राइटर बोलते हैं देखो आज के समय में ना हेल्थ सेक्टर का काफ़ी यूज़ किया जाता है विभिन्न देशों के द्वारा अपनी सॉफ्ट पावर को प्रोजेक्ट करने के लिए। जैसे इंडिया ने वैक्सीन्स भेजी दूसरे देशों में, तो इंडिया ने इसको काफ़ी प्रोजेक्ट किया। बट राइटर बोलते हैं वैक्सीन में और मैन पावर में देखो डिफरेंस है। वैक्सीन को आप भेज सकते हो, मैन्युफैक्चर ज़्यादा कर सकते हो, लेकिन डॉक्टर्स को उतने बड़े स्केल पे आप नहीं ला सकते ना। डॉक्टर्स अगर मेडिकल सीट्स को आप इंक्रीज भी करोगे तो समय लगेगा। दूसरा, जैसा मैंने पहले आपको बताया, बहुत सारे जो मेडिकल कॉलेजेस हैं वो सब्सिडाइज्ड हैं। इतनी सस्ती एजुकेशन हासिल करके वो जाते हैं जब दूसरे देशों में, तो देश को नुकसान होता है। तो ये जो सरकार रिपोजिटरी बना रही है ना, ये रिपोजिटरी अगर इसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे यूज़ किया जाता है रिसोर्सेज को स्ट्रीमलाइन करने के लिए, तो ठीक है। लेकिन फॉरेन स्टेक होल्डर्स की हेल्प के लिए अगर इस रिपोजिटरी को तैयार किया जाता है ना, तो फिर सही नहीं है, इससे देश को नुकसान होगा। रिसोर्स ऑलरेडी हमारे देश में काफ़ी कम है, काफ़ी सारे हेल्थ चैलेंजेस हैं। तो सरकार की कोशिश ये होनी चाहिए कि देश के हेल्थ चैलेंजेस को कैसे टैकल किया जाए, कैसे हमारे देश की जो वर्क फोर्स है, हेल्थ केयर वर्क फोर्स, उसे मजबूत बनाया जाए और देश में हेल्थ आउटकम को इम्प्रूव किया जाए। तो ये पूरा छोटा सा आर्टिकल हमने डिस्कस किया रिपोजिटरी से संबंधित, और हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। आज 3 इश्यूज हमने डिटेल से डिस्कस किए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।